Hello everyone, you watching Make Vibrant. Welcome to the third lecture of Engineering Mechanics. आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो स्टार्ट करते इस लेक्चर को। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जैसा कि मैं नाम से पता चल गया कि यह लॉ सर आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया है। तो आइए छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सर आइजैक न्यूटन जो इंग्लिश फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन थे, उन्होंने हमें इस बुक के थ्रू लॉज ऑफ मोशन को दिए। उन्होंने हमें 3 लॉज दिए हैं। पहला आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फिर आपका आता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जहां आपको फोर्स और मोमेंटम के बीच रिलेशन देखने को मिलेगा। साथ ही इसी लॉ में हम लोग फोर्स के फॉर्मूला को भी ड्राइव करेंगे। फिर आपका आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जहां आपको नए फोर्स के बारे में बताया जाएगा, जिसे हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ को समझने से पहले हम लोग 3 चीज़ को जान लेते हैं। पहला बैलेंस्ड फोर्स, दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स, तीसरा आपका इनर्शिया। बैलेंस्ड फोर्स, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी डज नॉट चेंज द स्टेट, देन द फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। अगर किसी बॉडी पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं और उन सभी फोर्सेस के कारण उसके स्टेट में कोई भी बदलाव ना आए, तो उन फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। तो आइए फिगर के हेल्प से समझते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, एक सरफेस पर फुटबॉल रेस्ट में है। तो फुटबॉल का मास होने के कारण फुटबॉल क्या करेगा, उस सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। सेम टाइम में सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन से वो सरफेस भी फुटबॉल पे नॉर्मल फोर्स लगाएगी। मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स का सेम होने के कारण और अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। इसका मतलब कि इन दोनों फोर्सेस के कारण बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर? जैसा कि देख पा रहे दूसरा फुटबॉल की तरफ कि वो कंटिन्यू मोशन में है, तो मोशन रहने पर भी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स लगेगी। सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन के कारण वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। तो ये था आपका बैलेंस्ड फोर्स। ओके, अब देखते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स। इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी चेंज द स्टेट, देन द फोर्सेस आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर किसी बॉडी पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं और उन सभी फोर्सेस के कारण उसके स्टेट में बदलाव हो जाए, तो उन फोर्सेस को अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। एक और बात, अनबैलेंस्ड फोर्स सिंगल भी हो सकते हैं और कई सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिगर में देखें, जो फुटबॉल रेस्ट में है, जैसे उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिए, वो रेस्ट से मोशन में चला गया। इसका मतलब कि जो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, आपका अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्लियर? दूसरा फिगर में देखिए, जिसमें मोशन में फुटबॉल, उस पर जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, क्योंकि उस सेम डायरेक्शन से वो अनबैलेंस्ड फोर्स लगा। क्लियर? और जैसे ही इस पर अपोजिट डायरेक्शन से लगाया वो फोर्स, वो फुटबॉल क्या हुआ, रेस्ट में चला गया, मतलब अपना स्टेट को चेंज कर लिया। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर क्या हो गया, आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? अब आपको बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्लियर हो चुका होगा। तो आइए चलते हैं इनर्शिया की तरफ। इनर्शिया, इनर्शिया आपका लैटिन वर्ड इनर्ट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अनचेंजिंग, मीन्स जैसा है वैसा ही रहेगा। एवरीबॉडी इज अ टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। हर एक बॉडी ये चाहती है कि वो जैसा है वैसा ही रहे, कोई बदलाव ना हो उस पर। मतलब वो हर एक बॉडी क्या करती है, बदलाव को अपोज करती है। क्लियर? मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव करना चाहिए। ओके, आपसे एक क्वेश्चन है, क्या हर एक बॉडी का इनर्शिया सेम होता होगा? तो इसका आंसर है ऐसा नहीं है। इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे। किसी बॉडी का ज़्यादा मास होगा तो इनर्शिया भी उसका ज़्यादा होगा। सपोज़ करिए कोई बॉडी है जिसका मास बहुत कम है, मतलब कोई बॉडी स्मॉल है, तो उस पर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो बहुत कम फोर्स में वो मूव कर जाएगी। अगर वही बॉडी बड़ा है जिसका मास ज़्यादा है,
तो उस पर आपको ज़्यादा फोर्स लगाना होगा मूव कराने के लिए। इसका मतलब कि वो जो ज़्यादा बड़ा है बॉडी, जिसका मास ज़्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। क्लियर? इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मास इज़ ए मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया अब आपको क्लियर हो चुका होगा। तब आते हैं हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ। Every body continues to be in its state of rest or of uniform motion in straight line unless compelled by some external force to act otherwise. हर एक बॉडी अपना स्टेट में बना रहना चाहता है, चाहे वो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन से सीधा चली जा रही हो। वो तब तक स्टेट को चेंज नहीं करेगी जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। एक्सटर्नल फोर्स बोलने का मतलब है अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर? तो आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ऐसा कि देख पा रहे हैं जो फुटबॉल है वो रेस्ट में है, तो कंटिन्यू रेस्ट में रहना चाहेगा जब तक सब फोर्स ना अप्लाई कर दें एक्सटर्नल फोर्स, तब तक वो रेस्ट टू मोशन नहीं जाने वाला। क्लियर? इसे कि दूसरे फुटबॉल को देखिए, वो यूनिफॉर्मली मोशन में है। ओके, तो जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे उसका स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला, मतलब वो रेस्ट में नहीं जाने वाला। क्लियर? तो यही कहना था आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। एक और बात, जैसा कि हमने इनर्शिया का डिफिनेशन देखा था, सेम चीज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी देखने को मिला। तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया का ही डिफिनेशन है, और इसीलिए हम इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्लियर? तो बस इतना है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। अपन बात करते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and take place in the direction in which the force acts. सबसे पहले इस लॉ को देखने से पहले हम लोग मोमेंटम के बारे में जानते हैं। मोमेंटम आखिर है क्या? एक बॉडी है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसका मोमेंटम आपका हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब लोग लॉ को देखते हैं, लॉ क्या कह रहा है। तो लॉ कह रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम का चेंज होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का। ओके, और एक और बात, टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। फोर्स जिस डायरेक्शन में बॉडी पर लग रहा उसी डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम भी होगा। ओके, क्योंकि फोर्स और मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम लोग डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। क्लियर? अब इस लॉ को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो लिख सकते हैं एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी का। ओके, चेंज मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, आपका के लग जाएगा, और पी की जगह हम लोग क्या लिख दिए, मास इंटू वेलोसिटी लिख दिए। तो के को बेसिकली हम लोग 1 मान के चलते हैं, तो आपका हो जाएगा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अब ये हो गया u इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन हो गया। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करें तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर मास को कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसे कोई बॉडी है, उसको आप पुश कर रहे हैं, तो पुश करने के बाद क्या उसकी वेलोसिटी का जिस वेलोसिटी से पुश करिए आप, खैर क्या उसका मास में कुछ चेंजेस हो जाएगा? क्या मास कम हो जाएगा अगर उस पुश करने के बाद, मतलब उसको फोर्स आप अप्लाई किए और मूव कराएं तो उसका मास कम हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होने वाला। तो ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए मास को हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं। ठीक है, तो डीएम क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ओके, तो डीएम बाई डी टी टोटल क्या हो गया आपका 0। तो बचा क्या आपका, एफ इक्वल टू मास डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आपका ये बचा। और डी वी बाई डी टी आपका क्या होता है, एक्सेलरेशन। आपके मन में ख्याल आएगा एक और बात कि ऐसा कोई कंडीशन है जहाँ पर मास वेरी करता हो, कांस्टेंट ना हो? क्या ऐसा कोई कंडीशन है दुनिया में? हाँ है। जब रॉकेट हवा में उड़ता है उस केस में उसका फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल बर्न होने के कारण क्या होता है, उसका मास वेरी करते रहता है, मतलब कम होते रहता है। तो कह सकते हैं कि ऐसा कंडीशन है जहाँ पर अगर फोर्स लगने के दौरान क्या हो रहा है कि अगर मूव कर रहा है
कुछ वेलोसिटी के साथ, वहाँ पर क्या हो रहा है, मास वेरी कर सकता है। क्लियर। और वो कंडीशन रॉकेट में। तो यहाँ देख रहे हैं कि फोर्स का हमें फॉर्मूला मिला, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर। अगर SI यूनिट का बात करें हम लोग, तो मास का होता है kg और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो गया आपका kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। छोटा में इसका न्यूटन भी लिखते हैं हम लोग, इतना लिखने की जगह न्यूटन भी लिख दें तो काम चल जाएगा। और 1 किलो न्यूटन इक्वल टू होता है 1 × 10³ न्यूटन। 1 मेगा न्यूटन इक्वल टू होता है 1 × 10⁶ न्यूटन। 1 गीगा न्यूटन इक्वल टू होता है 1 × 10⁹ न्यूटन। और 1 टेरा न्यूटन इक्वल टू होता है 1 × 10⁻12 न्यूटन। तो ये था आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कहना है कि एवरी एक्शन इक्वल होता है अपोजिट रिएक्शन का। ओके। और दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करता है, ना कि सेम बॉडी पर। ओके। एग्जाम्पल साथ समझते हैं। एक पर्सन के पास AK-47 है, तो जैसे ही वो AK-47 चलाया वैसे ही पीछे की ओर से धक्का लगा। ठीक है, पीछे की ओर धकेला गया वो, मतलब झटका लगा वो उसे। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ कि गन जो है वो फोर्स एक्सर्ट किया बुलेट पर। कौन सा फोर्स? एक्सेलरेटिंग फोर्स। ठीक है, जिसको हम FGB से डिनोट किए। ओके। तो उसके एवज में बुलेट क्या किया, गन पर फोर्स एक्सर्ट किया सेम मैग्नीट्यूड का, जिसको FBG से डिनोट कर रहे हैं। इसे हम लोग रिकॉइल फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो पहला हमें क्या देखने को मिला एक्सेलरेटिंग फोर्स में कि गन बुलेट पर फोर्स एक्सर्ट किया, और दूसरा केस में क्या है, रिकॉइल फोर्स में देखें कि बुलेट क्या किया, सेम अमाउंट का गन पर फोर्स एक्सर्ट किया। क्लियर। तो आपका एक्सेलरेटिंग फोर्स हो जाएगा एक्शन, और रिकॉइल फोर्स क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स का। तो लिख सकते हैं FGP इक्वल टू FBG, और रिएक्शन को ऑलवेज हम लोग नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। तो बस यही था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।